नमस्कार, कार्यक्रम खेत खलियान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए किसानी से जुड़ी हुई आधुनिकतम जानकारी लेकर आते हैं। इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में बात मक्का फसल में अधिक उत्पादन के लिए उन्नत कृषि क्रियाओं की और गोपालन की। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। किसान भाइयों बहनों, अगर आपने ग्रीष्मकालीन मक्के की बुआई की है तो पैदावार हासिल करने के लिए आप किस तरह के कृषि कार्य करें, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। मक्का विश्व की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। मक्का में विद्यमान अधिक उपज क्षमता और विविध उपयोग के कारण इसे खाद्यान्न फसलों की रानी कहा जाता है। वर्तमान में इसका उपयोग मानव आहार के अलावा कुक्कुट आहार, पशु आहार और बीज के रूप में किया जा रहा है। मक्का की खेती लगभग सभी प्रकार की कृषि योग्य भूमियों में की जा सकती है, परंतु अधिकतम पैदावार के लिए गहरी उपजाऊ दोमट मिट्टी उत्तम होती है, जिसमें वायु संचार व जल निकास उत्तम हो तथा जीवाश्म पदार्थ प्रचुर मात्रा में हो। मक्का देश में उगाई जाने वाली एक प्रमुख अनाज वाली फसल है। यह धान एवं गेहूं के बाद तीसरे नंबर पर आती है। देश में कुल मक्का की खेती लगभग 8.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में होती है तथा इसका उत्पादन 22 से 23 मिलियन टन प्रति वर्ष होता है। लेकिन मक्का की औसत उपज देश में बहुत ही कम है, जो 3 टन से भी कम है, जबकि विश्व में मक्का का औसत उपज लगभग 5 टन है। मक्का की अधिक पैदावार लेने के लिए आवश्यक है कि मक्का को उगाने की उन्नत कृषि तकनीकियों का प्रयोग करें। सबसे प्रथम आता है कि मक्का की बुआई कैसे करें। मक्का की बुआई करने के लिए बलुई भूमि, बलुई दोमट एवं चिकनी दोमट भूमि बहुत अच्छी होती है तथा भूमि की अच्छी प्रकार से तैयारी कर लेनी चाहिए। भूमि की 2-3 जुताई करके पाटा लगाकर समतल कर देना चाहिए तथा उसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हुए इसकी बुआई कर देनी चाहिए। मक्का की बुआई के लिए उन्नत किस्मों का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि किस्में अच्छी होंगी तो पैदावार भी अच्छी होगी। मक्का की लिए उन्नत किस्में पूसा कंपोजिट 3, पूसा कंपोजिट 4, PEHM 5, PEHM 4, PMH 1, PMH 3 ये बहुत ही अच्छी किस्म है तथा इनसे मक्का की पैदावार 4.5 से 5 टन प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जा सकती है। अतः किसान भाइयों को चाहिए कि जब भी बुआई करें वे अच्छी प्रकार की किस्मों की ही बुआई करें। इसके पश्चात बीज की मात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेत में यदि पौधों की संख्या उचित होगी तो पैदावार भी अच्छी होगी। पौधों की उचित संख्या बीज की मात्रा पर बहुत निर्भर करती है। मक्का के लिए अगर दाने के लिए उगाई गई है तो 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। यदि मक्का स्वीट कॉर्न उगाई गई है तो उसके लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर। यदि पॉपकॉर्न के लिए उगाई गई है तो 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है तथा यदि मक्का की खेती चारे के लिए की जा रही है तो 1 हेक्टेयर में 50 से 60 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। ध्यान रहे कि बीज बुआई करने से पहले उसको उपचारित करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर बीज को उपचारित करेंगे तो अनेक प्रकार के होने वाले कीड़े एवं बीमारियों के प्रकोप को काफ़ी कम किया जा सकता है। अतः मक्का के बीज को उपचारित करने के लिए बेविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर देना चाहिए। इसके पश्चात कीड़ों से रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 6 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके इसको बोना चाहिए। यदि बीज को उपचारित करके बोएंगे तो अनेक प्रकार की कीड़े एवं बीमारियों की रोकथाम आसानी से की जा सकती है।
इसके बाद मक्का की अच्छी पैदावार लेने के लिए उसमें पोषक तत्वों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि विदित है कि मक्का को अपनी अच्छी पैदावार के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एवं अन्य तत्वों की अच्छी बहुत ही मात्रा में आवश्यकता होती है। अतः आवश्यक है कि खेत की तैयारी के समय 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद मिलाकर अच्छी प्रकार से जुताई करके भूमि में मिला देनी चाहिए। इसके पश्चात मक्का की फसल के लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस एवं 60 किलोग्राम पोटेशियम की आवश्यकता होती है। फास्फोरस एवं पोटेशियम तथा 25% नाइट्रोजन की मात्रा बुआई के समय दे देनी चाहिए। शेष बची हुई नाइट्रोजन की 25% मात्रा जब फसल 3 से 4 पत्ती की हो जाए तो उसमें छिड़काव कर देना चाहिए। इसके पश्चात 25% नाइट्रोजन की मात्रा को जब फसल 8 पत्ती की हो जाए तो उसमें समान रूप से छिड़काव कर देना चाहिए तथा शेष 25% मात्रा को जब फसल में टैसल्स निकलने लगे तो उस समय उसका छिड़काव कर देना चाहिए। यदि किसान भाई मक्का में नाइट्रोजन की मात्रा बराबर रूप से 4 समय पर छिड़काव करके देंगे तो उससे नाइट्रोजन के होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है और इससे फसल को नाइट्रोजन का अधिक फ़ायदा मिलेगा। इसके पश्चात फसल में खरपतवारों की बहुत समस्या होती है। इसमें मक्का में अनेक प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले एवं नुकीली पत्ती वाले खरपतवार फसल के साथ उगते हैं तथा फसल में हम जो भी खाद, उर्वरक एवं नाइट्रोजन देते हैं एवं पानी देते हैं उसका एक बहुत बड़ा भाग खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं। अतः आवश्यक है कि फसल के नुकसान को बचाने के लिए खरपतवारों का प्रभावी रूप से नियंत्रण होना चाहिए। खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए फसल की बुआई के 1 या 2 दिन पश्चात प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, जिनमें सीमाजीन प्रमुख खरपतवारनाशी है, इसकी 1 से 1.5 किलो एक्टिव इंग्रेडिएंट मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। यदि यह हर्बिसाइड ना उपलब्ध हो तो पेंडिमिथिलिन नामक हर्बिसाइड को भी प्री इमरजेंस के रूप में छिड़काव किया जा सकता है। इसकी भी 1 से 1.5 लीटर मात्रा एक्टिव इंग्रेडिएंट की प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 400-500 लीटर पानी में छिड़काव कर समान रूप से छिड़काव कर देना चाहिए। इसके बाद जब फसल 20-25 दिन की हो जाए तो उसमें बाद में भी कई प्रकार के खरपतवार उगते हैं जिनसे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। इन खरपतवारों की रोकथाम के लिए एक हर्बिसाइड है खरपतवारनाशी हेलोसल्फुरान। इसकी 60 ग्राम मात्रा एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में लगभग 400-500 लीटर पानी में समान रूप से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। यदि यह खरपतवारनाशी ना उपलब्ध हो तो टेम्बोट्रिन नामक खरपतवारनाशी की 110 से 120 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट की प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 400-500 लीटर पानी में समान रूप से छिड़काव कर देना चाहिए। यदि खरपतवारनाशी उपलब्ध न हो और किसान भाइयों के पास मजदूरों की व्यवस्था है तो 25-30 दिन पर एक गुड़ाई भी की जा सकती है। इस प्रकार यदि खरपतवार नियंत्रित किए जाएं तो इससे फसल को बहुत फ़ायदा होगा, पौधों की बढ़वार अच्छी होगी और पैदावार अच्छी होगी। मक्का की भरपूर उपज लेने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक है। मक्के को भारी फसल की संज्ञा दी जाती है, जिसका भावार्थ ये है कि इसे अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। मक्के की प्रति इकाई उपज पैदा करने के लिए अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक पानी लगता है। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए मादा फूल आने की अवस्था में किसी भी रूप से पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। मक्का में पानी का उचित प्रबंध बहुत ही आवश्यक है। यदि फसल ग्रीष्म ऋतु में बोई गई है तो उसमें पानी की काफ़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि
मक्का की फसल से ट्रांसपीरेशन के रूप में काफ़ी पानी उड़ता है, अतः पौधों की अच्छी पैदावार के लिए समय समय पर पानी देना बहुत ही आवश्यक है। मक्का की फसल में पानी को यदि उचित विधि जैसे ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन की विधि से दें तो किसान भाई 50 से 60% तक पानी की बचत कर सकते हैं। फसल में ग्रीष्म ऋतु में एक महीने में लगभग 3 से 4 सिंचाई आवश्यकता अनुसार प्रति महीने की दर से देनी चाहिए, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में कम से कम 10 दिन में एक सिंचाई की ज़रूर आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिंचाई की कमी होगी तो पौधों की अच्छी बढ़वार नहीं होगी। इसके अतिरिक्त मक्का की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए इसमें अनेक प्रकार के कीड़े एवं बीमारियों का भी प्रकोप होता है। कीड़ों में मुख्य रूप से स्टेम बोरर, पिंक बोरर और टर्माइट यानी कि दीमक ये प्रमुख हैं। ये फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। स्टेम बोरर एवं पिंक बोरर की रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफॉस नामक इंसेक्टिसाइड की 2 से 2.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर समान रूप से छिड़काव कर देना चाहिए। तथा मक्का में दीमक से भी फसल को बहुत नुकसान होता है। इसके लिए पहले आवश्यक है कि किसान भाई बीज को उपचारित करके ही बोएं, क्योंकि यदि बीज उपचारित करके नहीं बोया तो दीमक लगने की काफ़ी संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त यदि खड़े खेत में दीमक की समस्या हो जाए तो उसमें फ्लोरोपिन की ग्रेनुल की 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर या क्लोरोपाइरीफॉस पाउडर की 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर एक हल्की सिंचाई के साथ दे देनी चाहिए, जिससे कि सिंचाई देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो हम इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं वह मिट्टी में चला जाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो दीमक का प्रकोप होता है वह मिट्टी में ही रहती हैं। इस प्रकार से कीड़ों को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मक्का में अनेक प्रकार की बीमारियां भी लगती हैं, जिनमें प्रमुख बीमारी है डाउनी मिल्ड्यू, लीफ ब्लाइट तथा रूट रॉट एवं स्टेम रॉट। ये बीमारी हैं जिनके द्वारा मक्का की फसल में काफ़ी नुकसान होता है। डाउनी मिल्ड्यू की रोकथाम के लिए उचित प्रकार का फंजीसाइड जो फफूंदनाशक है उनका प्रयोग करना चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर समान रूप से छिड़काव कर देना चाहिए। लीफ ब्लाइट के लिए डाइथेन M45 या जिनेब की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी की दर से समान रूप से छिड़काव कर देना चाहिए। तथा इन बीमारियों की रोकथाम के लिए बीज को फंजीसाइड से फफूंदनाशक से उपचारित करना बहुत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मक्का में स्टेम रोट या रूट रोट की बीमारी लगती है, इससे भी फसल को काफ़ी नुकसान होता है। तो यदि खड़ी फसल में स्टेम रोट की बीमारी लग जाए तो इसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा नामक दवाई की 10 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर खेत में 2 पंक्तियों के बीच में डाल देनी चाहिए। यदि इस प्रकार से नियंत्रण करें तो कीड़े बीमारी इनका नियंत्रण किया जा सकता है। इसके पश्चात किसान भाइयों को चाहिए कि जब भी फसल का पकने का उचित समय हो तो उसको काट लेनी चाहिए तथा चिड़ियाओं से होने वाले नुकसान की अच्छी प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। यदि इस प्रकार से उन्नत विधियों का प्रयोग करके किसान भाई मक्का की खेती करें तो औसतन रूप से 4.5 से 5 टन प्रति हेक्टर तक दाने की उपज तथा 300 से 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चारे की उपज प्राप्त की जा सकती है। तो किसान भाइयों बहनों, आपने मक्का फसल में उन्नत कृषि क्रियाओं के बारे में जाना। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी गोपालन की। बने रहें हमारे साथ। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर, मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल?
मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम खेत खलिहान। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी के साथ ही आय वृद्धि करने के लिए पशुपालन व्यवसाय से जुड़ना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और इसमें गोपालन का क्या महत्व है और अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। आज विश्व में भारत दूध उत्पादन पर प्रथम स्थान पर खड़ा है। लगभग 134 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है और इतनी बड़ी संख्या में दूध का उत्पादन करने का कारण यही है कि हमारे पास पशुओं की जैव विविधता है, जिसमें गौवंश का एक प्रमुख स्थान है। ऐसा माना जाता है कि इस समय प्रति भारतीय को लगभग 285-290 ग्राम दूध प्रतिदिन मिल रहा है और इसमें योगदान भैंसों का भी है और गाय का भी है, विशेष रूप से देसी गायों का। आज हमारे देश में देसी गायों की 39 नस्लें हैं, जिनका विविधीकरण राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो करनाल ने किया है। और इन 39 नस्लों में से 5 या 6 नस्लें प्रमुख रूप से ऐसी हैं कि जिनको हम दूध के लिए जाने जाते हैं, जैसे रेड सिंधी है, साहिवाल है, थारपारकर है, गीर है और कुछ हद तक राठी भी है। इन सभी नस्लों में एक खासियत ये पाई गई कि ये दूध जो देती हैं उसके लिए हमें कोई बहुत विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। जिस जलवायु में रहती हैं उस जलवायु के साथ सम जाती हैं और इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता, जैसे कि इनमें क्षमता है कि अगर हमारे पास पोषण तत्व बहुत ज़्यादा रिच ना हो, सिंपल खाना हो, साधारण भोजन हो, तो भी उसके ऊपर सर्वाइव कर लेती हैं। मौसम बहुत गर्म हो या बहुत ठंडा हो, उस पर भी सर्वाइव कर लेती हैं। आज हमारे देश में हमने पाया है, हम पूरे भारतवर्ष में घूमे हैं, लद्दाख ऐसी जगह है कि जहाँ पर तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, वहाँ पर भी लद्दाखी कैटल है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कि टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर जाता है, वहाँ पर भी हमारी थारपारकर जैसी नस्लें हैं। तो कहने का मेरा अभिप्राय यही है कि देसी नस्लों में एक विशेषता है कि वो विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न जलवायु में, विभिन्न प्रोडक्शन सिस्टम में भी सर्वाइव करती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे पास इनकी आज स्थिति क्या है। देखिए, देसी नस्लों में एक थोड़ी सी कमी ये तो है कि वो दूध कम देती हैं, लेकिन इसमें देसी नस्ल के गौवंश का कोई इसमें योगदान नहीं है। क्योंकि हमने क्या किया है कि इस देश के अंदर जो गौवंश का उत्थान किया है, जो उसको पाला गया है, उसको जो हमने सिलेक्शन किया है, चुनाव किया है, वो कभी भी हमने दूध के लिए नहीं किया है। अक्सर लोग मेरे से बातें करते रहते हैं कि भाई देखिए देसी नस्लों का दूध तो बहुत कम है। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो देसी नस्लों का चुनाव किया गया है पिछले 100 वर्षों में, 500 वर्षों में, हज़ारों वर्षों में, वो केवल दूध के लिए नहीं किया गया है। हम अपने गाय पालते थे कि हमारी गाय थोड़ा सा हमारे घर में दूध दे दें, उनके बछड़े पैदा हो जाएँ, बछड़े बड़े होकर के खेतों में काम करें और कहीं काम करें, और साथ साथ हमें थोड़ा सा घी मिल जाए, थोड़ा सा दही मिल जाए, थोड़ा सा मक्खन मिल जाए, दैट्स ऑल। इसलिए हमें देसी नस्लों का मुकाबला विदेशी नस्लों से कतई नहीं करना चाहिए। आज जो विदेशी नस्लें हैं, चाहे वह होल्स्टीन फ्रीशियन हो, चाहे ब्राउन स्विस हो, चाहे जर्सी हो, इन सब का जो विकास हुआ है वो केवल एक ही उद्देश्य हुआ है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध चाहिए। इसके विपरीत हमारी देसी नस्लों का विकास कई पर्पज से हुआ है। लेकिन फिर वही बात उठती है कि किसान आखिरकार इनको क्यों पाले। जब तक इन देसी नस्लों में कोई विशेष गुण नहीं होगा तो हम अपने किसान भाइयों को ये कैसे कहेंगे कि भाई आप देसी नस्लों को पालिए। तो उसका भी हमारे पास एक रास्ता है। हमने पाया है कि देसी नस्लों का जो दूध है उसमें कुछ विशेषताएं हैं। हालांकि इसका वैज्ञानिक प्रमाण अभी आना बाकी है, लेकिन जैसा कि हम अपने पुराने ग्रंथों में, लिटरेचर में देखते हैं कि जो देसी नस्ल का गाय का दूध होता है, उससे बनी जो घी होता है, उससे बना जो मक्खन होता है, ना केवल उसका स्वाद ही अलग होता है बल्कि उसमें ऐसे गुण होते हैं, उनमें ऐसी प्रतिरोधक क्षमता होती है कि कई बीमारियों में या तो वो बीमारी होने ही नहीं देती हैं, या उनके उत्पाद लेने से जो हम बीमारी के अंदर अन्य दवाइयाँ ले रहे हैं उन दवाइयों का असर उससे बेहतर पाया गया है। अभी 5-7 साल पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एक बहुत ही एक अहम शोध हुआ
जिससे ये पता लगा कि जो देसी नस्लें हैं, चाहे वो भारत में है, जिसको हम कहते हैं जीवू नस्ल, वो चाहे यूरोप में है, कहीं भी है, उनके दूध में एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं बीटा केजिन प्रोटीन। इस बीटा केजिन प्रोटीन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है A1 और एक होता है A2। उन्होंने ऐसा पाया कि जो लोग A2 प्रोटीन वाला दूध ज़्यादा पीते हैं उनमें हृदयघात, उनमें शुगर, उनमें कुछ नर्वस सिस्टम, ऑटिज़म या हाथ कांपना या और इस टाइप की बीमारियां काफ़ी कम पाएगी। जबकि जो लोग A1 टाइप का दूध पीते हैं उनमें ये बीमारियां ज़्यादा पाएगी। और इसको सिद्ध करने के लिए हमने राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो में कुछ प्रयोग किए और हमने आज जो देश में 39 नस्लें हैं देसी पशुओं की, उनमें से 28 पशुओं में हमने शोध करके पाया कि ये बात बिल्कुल सही है। और A2 मिल्क का जो फ्रीक्वेंसी है या उसमें जो उसकी प्रतिशत है, वो जो दूध वाली नस्लें हैं 4-5, उनमें तो लगभग 100% पाएगी। और जो और नस्लें हैं जो दूध और खेती का भी काम करती हैं लेकिन वो जीबू ही कैटेगरी में आती हैं, उनमें भी लगभग 97% 98% पाया गया। इसके विपरीत हमने जब ये देखा कि जो हमारी संकर नस्ल की गाय का दूध है या जो विदेशी नस्लों के गाय का दूध है उसमें स्थिति क्या है, तो उसमें स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। ज़्यादातर विदेशी नस्लों की गाय के दूध में या ज़्यादातर संकर नस्लों की गाय के दूध में A1 की मात्रा अधिक थी और A2 की मात्रा 30 या 40% थी। अब इसका मेरा कहने का सीधा ये अभिप्राय नहीं है कि हमें ये सिद्ध कर दिया है कि हमने A1 दूध पीने से ये बीमारी होती है। अभी शोध कार्य चल रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 3 वर्षों के अंदर हम ये प्रमाणित कर सकेंगे कि A1 दूध से ये होता है या ये नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो हमारी देसी नस्लों की गाय हैं, देसी नस्ल के जो पशु हैं, उनमें कई गुण हैं। असल में उनका चुनाव जिस पर्पज़ से किया है उसमें आप देखें तो उनकी जो खाल है, उस खाल में जो पसीने की ग्रंथियां हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। पर स्क्वायर सेंटीमीटर उनकी संख्या विदेशी नस्लों की गाय से बहुत ज़्यादा है। उससे क्या लाभ होता है? उससे लाभ ये होता है कि अगर वो गाय गर्म वातावरण में बैठी है तो पसीने निकाल करके वो अपनी गर्मी निकाल सकती है। आप देखते हैं कि उनकी जो खाल होती है बड़ी लूज होती है, जो विदेशी पशु है उनकी तरह से टाइट नहीं होती है। इससे क्या होता है कि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। उसके जो और पूँछ उसकी लंबी होती है। पूँछ लंबी होने से क्या फ़ायदा होता है कि वो अपने ऊपर मक्खी मच्छर जो बैठते हैं उनको आसानी से उड़ा सकती है। इन सब को प्रकृति ने उनको ये वरदान दिया है कि ढीली ढाली खाल होगी, गल कंबल होगा, लंबी पूँछ होगी, हम्प होगा। इन सब से वो जो इस वातावरण के अंदर जो बीमारियां होती हैं या गर्मी से लड़ने की शक्ति होती है उनको ज़्यादा मिली है। इसके साथ साथ ऐसा पाया गया है कि जो इनकी योनि होती है उसमें योनि जो द्वार होता है वो भी पतला होता है। यहाँ तक कि इनके जो टीट्स होते हैं, थन के अंदर जो निपल होते हैं, उसका द्वार भी पतला होता है। तो संक्रामक रोग होने की जो पॉसिबिलिटी है वो इनमें कम होती है, क्योंकि विदेशी नस्लों की जो गाय हैं उनमें योनि द्वार भी थोड़ा सा बड़ा है और जो टीट्स हैं उसके निपल में जो छिद्र है वो भी ज़्यादा बड़ा है। उनकी पूँछ भी छोटी है। उनके शरीर में जो खाल है उसके अंदर जो पसीने की ग्रंथियां हैं वो भी उनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि वो उस वातावरण में नहीं है, तो इस वातावरण में वो नहीं पली हैं। अब इन सब को देखते हुए ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि अगर गर्मियों से लड़ने की क्षमता है तो हमारे देसी गायों में है, अगर बीमारी से लड़ने की क्षमता है तो हमारी देसी गायों में है। कुल मिलाकर के कोई भी पशु, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, अगर उसका उत्पाद अधिक नहीं बढ़ाएंगे तो हम ज़्यादा समय तक उसका संरक्षण नहीं कर सकते हैं। उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। आजकल राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक बहुत प्रचलित है, नेशनल डेयरी प्लान है। इन सभी का उद्देश्य यही है कि जो हमारी देसी पशु, देसी नस्लें हैं गौवंश की, उनका संरक्षण किया जाए और उनका आनुवंशिक रूप से विकास किया जाए ताकि वो दूध ज़्यादा से ज़्यादा दें। और जब वो दूध ज़्यादा देंगी तो किसान को लाभ होगा। जब किसान को लाभ होगा तो निश्चित ही वो देसी पशुओं की नस्लों को अपने पास रखेंगे, अन्यथा आज नहीं तो कल वो बेकार समझ करके छोड़ दी जाएंगे। यहाँ में ये नहीं भूलना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री ने भी अभी कहीं पर ये कहा था कि हमारे देश के जो किसान हैं उसको हम इस तरह से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि वो ना केवल इस देशवासियों का पेट भरे, ना केवल इन देशवासियों को दूध उत्पादन से हृष्ट पुष्ट बनाए, बल्कि इतना दूध उत्पादन हो कि वो किसान की जेब भी भरे। तभी हमारे इस देश के अंदर हरित क्रांति आएगी, श्वेत क्रांति आएगी और इस देश के किसानों का भला होगा।
तो अभी आपने गोपालन के महत्व के बारे में विस्तार से जाना। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको दिखाया मक्का फसल में की जाने वाली उन्नत कृषि क्रियाओं के बारे में। हमें उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। इसी के साथ कार्यक्रम खेत खलियान में आज बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।